नमस्कार दोस्तों, Q&A शुरू करने से पहले बाजार के बारे में कुछ बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर बाजार पे डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन पे डिस्कस करेंगे, यूएस मार्केट पे डिस्कस करेंगे, क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर भी बात कर लेंगे कि भाई क्वांट म्यूचुअल फंड के क्या हाल है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने 22% तक का करेक्शन दिखा दिया और इन्वेस्टर का जो पैसा है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, राइट। सो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो, अपडेटेड रहना पसंद करते हो, अच्छे एनालिसिस जानना पसंद करते हो, तो ये चैनल मेरे भाई आपके लिए है। प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, आपके लिए फ्री है। वीडियो को लाइक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो वीडियो देख लो, उसके बाद कर देना, ठीक है। सो शुरू करते हैं वीडियो। सो अगर हम मार्केट मोड इंडेक्स को देखें तो भाई मार्केट मोड इंडेक्स इस समय पे फेयर जोन में आ चुका है। पहले एक्सट्रीम फेयर जोन के अंदर था, अब फेयर जोन में आ चुका है। तो भाई मार्केट के अंदर थोड़े से जो सेंटिमेंट है वो थोड़े से अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। बाजार की बात करें तो ओवरऑल लेवल पे बाजार काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है। निफ्टी, आईटी और फार्मा आज गिरते हुए दिखे हैं। उम्मीद थी जिस हिसाब से डेटा आया था कि निफ्टी थोड़ा सा अच्छा करेगा, बट बाजार ने इतना कुछ खास रिस्पांस दिया नहीं। बट ओवरऑल अगर आप इंडाइसेस को देखोगे तो सारे जो इंडाइसेस है उन्होंने काफी ज्यादा तगड़े लेवल पे एक अच्छी बाइंग दिखाई और जो बाजार है उसने थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करी। लगातार थर्ड डे है ये जब बाजार हमारा पॉजिटिव लेवल में बंद हुआ है। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को अगर हम भूल जाएं, तो क्या आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो कि वापस जो रैली है वो अच्छी हो सकती है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन और अच्छी बाइंग आई, 1% से ऊपर की बाइंग आई मिड कैप स्मॉल कैप में, तो यहाँ से आपको फिर 5-7% का अप मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कल या परसों दोनों दिन में से एक दिन भी मार्केट अगर नीचे जाती है तो वापस से एक नया रेजिस्टेंट क्रिएट होगा, जिस वजह से जो बाजार है वो एक जो मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है वो मोमेंटम टूट जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट 2 डेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ड्रिल मशीन चल रही है, प्लीज ये जो बैकग्राउंड नॉइस आएगा इसको इग्नोर करना, बिकॉज काम बहुत ज्यादा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। जो बिटकॉइन है उसने तगड़ी रैली दिखाई जैसे ही सीपीआई का डेटा आ गया, और ट्रम्प के तो भाई मजे ही मजे हैं, क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद आप देखो सीपीआई अच्छा हो रहा है। इसी के साथ साथ आप ये समझ सकते हो कि भाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है और यूएस जो है ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जा रहा है, लोग बुलिश हो रहे हैं ना, और बिटकॉइन भी अब रैली दे रहा है। तो आप ये समझो ट्रम्प के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जब ट्रम्प आ रहा है और जो बाइडन था उसने भाई पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करी थी। जब इजराइल और ईरान वाली फाइट में बोल दिया था कि भाई आप उठा करके मिसाइल चला सकते हो, तो ट्रम्प के लिए एक मेजर मुश्किल पैदा हो सकती थी। लेकिन इस समय पे लग रहा है कि ट्रम्प के आते ही ये जो बड़े बड़े लोग वो अपने साथ ला रहा है, इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा अमेरिकन मार्केट को। इसी वजह से जो बिटकॉइन है वो भी रैली कर रहा है और जो सीपीआई का डेटा है वो भी काफी तगड़ा था। तो रिसेंटली बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की, जो कि यूएस की साइड से रिलीज करा गया। सो अगर आप देखोगे तो जो एक्चुअल डेटा है वो 4.2 के आसपास है, कि भाई ये जो नंबर है यहाँ पे फोरकास्ट किया गया था कि भाई थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा नंबर है वो थोड़ा सा ज्यादा ही दिखा नवंबर में। दिसंबर में तो फिर भी कम होता हुआ दिखा, जो कि अच्छी बात है। तो जो जॉब लॉसेज है यूएस के अंदर कम होती जा रही है धीरे धीरे करके। इसके बारे में हमने सुबह भी डिस्कस करा था, क्योंकि भाई अगर यूएस के अंदर जॉब कम हो रही है मतलब यूएस की इकोनॉमी वापस से अपना इंजन शुरू कर रही है और वो ऊपर की साइड जाएगी, पैसा बनाएगी लोगों के लिए। इंडिया को इससे बेनिफिट हो सकता है धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारा मेजर एक्सपोर्ट यूएस है इस समय पे, यूरोप है इस समय पे। और यूएस अगर अच्छा काम करता है तो भाई हमारी जो आईटी सर्विसेज हैं, फार्मा है, इंक्लूडिंग बैंकिंग, आप मान सकते हो अगर रेट कट होता है वहाँ पे, तो ये सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे काम करेंगे, एक अच्छे वैल्यूएशन के आसपास है। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। धीरे धीरे करके इसको एग्रीगेट करने में मुझे नहीं लगता ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यूएस अब थोड़ा थोड़ा सही ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहा है। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट की, जो कि आ रही है कि 9 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने लोगों का पैसा पूरी तरीके से बर्बाद करा है, लाखों करोड़ों का नुकसान करा है। सो इकोनॉमी टाइम ने ये डेटा पब्लिश करा है कि 6 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 20% से ज्यादा का लॉस करा है। रिटेल इन्वेस्टर का एनएवी गिर गई काफी ज्यादा, और क्या ये वापस कम बैक होंगे, तो ये समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ म्यूचुअल फंड है, जैसे क्वांट का पीएसयू म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी का डिफेंस म्यूचुअल फंड हो गया, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, एचएसबीसी का ब्राजील फंड हो गया, ठीक है। इस तरीके के आपको फंड इसके अंदर दिख रहे हैं जिन्होंने लोगों का पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद करा है। अब ये तो इनके फंड हाउसेस के नाम है, जैसे क्वांट हो गया, एचडीएफसी हो गया, आदित्य बिरला हो गया, ये तो फंड हाउस के नाम है। लेकिन एंड जो आप देखोगे किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, पहली चीज थीमेटिक म्यूचुअल फंड है, दूसरी चीज ये है पीएसयू, डिफेंस या फॉरेन फंड, ठीक है। फॉरेन फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो भाई इस पे कंट्रोल आपका नहीं होता, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये फंड ऑफ फंड्स होते हैं, मतलब ये फंड किसी और फंड को अपने अंदर इंक्लूड करता है और उसमें पैसा डालता है, ठीक है। तो फॉरेन फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई ये तो रिस्की इन्वेस्टमेंट अपने आप में ही होती है। और ब्राजील इकोनॉमी रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी, बट ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से वो भी धड़ाम से नीचे गिर गई, जिस वजह से यहाँ पे ये इशू हुआ। तो अगर आप किसी दूसरे देश के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो या चाहते हो करना, तो या तो
आप चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हो, उनका शंघाई इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, उसको आप कंसिडर कर सकते हो। नैस्डैक को कंसिडर कर सकते हो। नैस्डैक एक IT इंडेक्स है, वॉलेटाइल ज़्यादा होता है, लेकिन ये मुझे लगता है S&P 500 से ज़्यादा अच्छे रिटर्न बनाएगा। ब्राज़ील इंडेक्स मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ होने वाला है, तो इसमें मेरे ख्याल से इन्वेस्ट भी ज़्यादातर लोगों ने नहीं करा होगा। जो डिफेंस और PSU हैं भाई, वो गिरने ही थे। आप ये मानो जब इलेक्शन आए भी नहीं था तब से वीडियो बनी है मेरे चैनल के ऊपर, और अगर आप चाहते हो तो कॉफी थिंकर्स PSU म्यूचुअल फंड्स के ऊपर सर्च कर लेना, मिल जाएगी। उस समय पे आज से 6 महीने पहले ही बोला था कि भाई ये नहीं चलेगा, बिकॉज डेटा प्रूवन था कि भाई इलेक्शन से पहले रैली आती है डिफेंस और PSU में, स्पेशली PSU में, और इलेक्शन के बाद ये गिरना शुरू होता है, बिकॉज इनमें दम नहीं होता। जो इनके बुक्स होती हैं वो क्लीन होती हैं, मतलब कि भाई जितने भी NP हैं वो क्लीन कर दिए जाते हैं, डेट होता है ये माफ कर दिया जाता है ना। इससे क्या होता है, एक अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट होता है, और ये जो स्टॉक्स होते हैं ये सस्ते दिखते हैं, इसलिए रैली आती है। और जो सरकार होती है ये बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि भाई हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया, ठीक है। सो मोटे मोटे तौर पे डिफेंस हो गया, PSU हो गया, मुझे लगता है कि भाई शायद रिकवरी आ जाए बुल रन के अंदर, बट मुझे नहीं लगता कि अब इसमें पैसा बनेगा। इसी के साथ साथ अगर आप थीमेटिक फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे फंड्स जो अंडर वैल्यूड हैं, जैसे IT मान सकते हो, बैंकिंग मान सकते हो, फार्मास्यूटिकल मान सकते हो, ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक वैल्यूएशन के आसपास है। फार्मास्यूटिकल तो फिर भी थोड़ा सा हाई है, ठीक है। अब कब ये चलते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं यार ये चलते नहीं, अंडर वैल्यूड है, तो भी देखो जब बाजार चलेगा सिर्फ तभी चलेंगे। पहली चीज तो गई है, बाजार गिरेगा तो ये गिरेंगे, बट ये हाई अल्फा और हाई बीटा है। मेरा बाजार 10% चलेगा तो ये 12% चल सकते हैं। तो आपको इसको इस तरीके से देखना है। इंटरेस्ट रेट कट होगा, US अच्छा होगा, तो हमारा जो बाजार है, ये जो 3 सेगमेंट है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब कुछ Q&A ले लेते हैं। परेश जी का कमेंट आ रहा है, ये कह रहा है भाई मिराई एसेट स्मॉल कैप NFO के ऊपर प्लीज वीडियो बनाओ, दिस इज अर्जेंट। मेरे भाई मत करो इन्वेस्ट। देखो ये जो NFO आ रहा है मिराई एसेट का, पहली चीज मिराई एसेट ऐसा AMC इस समय पे बहुत अच्छा काम नहीं कर रही। दूसरी चीज, अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है सो मोतीलाल स्मॉल कैप आप कंसिडर कर सकते हो, निपॉन इंडिया कर सकते हो, और क्वांट कर सकते हो। ये स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छे हैं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। क्वांट पे थोड़ी ग्रैड दशा सही नहीं चल रही, सो इस समय पे अगर आप फ्रेश ओपनिंग करना चाहते हो तो मोतीलाल स्मॉल कैप एक अच्छा सेंस बना रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको कंसिडर कर सकते हो। मिराई एसेट जो NFO है ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लेकर के आएगा, ये शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बनाता दिख सकता है। क्यों? क्योंकि जो बाजार के अंदर स्टॉक्स सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं, और ये वही सस्ते स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में लेंगे तो NAV एकदम से बूम करेगी, ठीक है। अदरवाइज जो स्टॉक का पोर्टफोलियो हो एक डिसेंट पोर्टफोलियो, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहा। सो अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहा तो भाई NFO में क्यों ही डालना है ना। मिराई एसेट एज AMC अच्छा काम नहीं कर रहा तो हमें क्यों डालना है। निपॉन मोतीलाल ओसवाल कर रहा है तो भाई मोतीलाल ओसवाल में डालने का सेंस बनेगा, कर देंगे अगर ज्यादा लोगों की डिमांड होगी, बट मुझे लगता है इसमें कुछ होने वाला है। सदगुरु विजय का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं बिल्कुल कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाना चाहिए, 12 घंटे काम बंद करें और जो महंगाई है वो बढ़े। तो बेसिकली कहना चाहते हैं कि भाई कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स बढ़ा दो। भाई अगर कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया ना तो कॉर्पोरेट की लेनी देनी हो जाएगी, सबसे पहली चीज तो ये है। अब प्रॉब्लम क्या है, कॉर्पोरेट अपनी अर्निंग से पैसा कमाता है, ठीक है, लेकिन आप ये मानो भाई अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इक्वलाइज कर दे या कोई एसेट खरीद ले तो वो उसके अर्निंग का पार्ट नहीं होती। तो इससे क्या होता है कि उनको तो उससे क्या होता है, उनको टैक्स बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं क्योंकि वो एज ए इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए अगर कॉर्पोरेट पे टैक्स बढ़ा भी दिया तो भी आप बहुत ज़्यादा वहाँ से कुछ खास निकाल नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी, कॉर्पोरेट पे टैक्सेस बढ़ गए ना तो आपका नॉर्मल इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो करना चाहिए, जो दुबई की गवर्नमेंट कर रही है, जो US इस समय पे करने की कोशिश कर रहा है, यूरोप करने की कोशिश कर रहा है कि जो टैक्सेस हैं वो ना रियल चीज़ों पे लगे और जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। देखो टैक्स देना बुरा नहीं है, मैं बिल्कुल फेवर में हूँ, टैक्स लेना चाहिए, लेकिन टैक्स के बदले आपको मिल क्या रहा है ये मेन कंसर्न है मेरा। आपकी फीमेल मतलब माँ बहन बेटी बीवी ये सेफ होनी चाहिए, रात को बाहर जाए तो कोई उनको छेड़े ना, आपको डर ना हो। दूसरी चीज़ आप देखोगे इस समय पे किसी का भी खून खराबा हो रहा है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जो गलत करे उसको टांग दो यार, ठीक है, सीरियसली बता रहा हूँ, ताकि एक सेफ्टी बढ़े। ट्रैवल हमारे देश के अंदर कम हो रहा है, उसके ऊपर मेन फोकस होना चाहिए ताकि लोग पैसा कमा पाएं। जॉब क्रिएशन के ऊपर मेन फोकस होना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएं। अगर आपको टॉप 10 में आना है तो 25,000 रुपये कमाते हो, इंडिया की टॉप 10 जनता में आ जाओगे। मतलब 90% ऐसे लोग हैं जो 25,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहे, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम पे फोकस होना चाहिए।
नई इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश के अंदर होनी चाहिए, जो रोडों के अंदर गड्ढे होते हैं उसकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कि भाई रोड ऐसी बने कि कम से कम चले 2-3 साल तक मिनिमम, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो ट्रांसपोर्ट है वो सही होगा, ट्रैफिक कम होगा, ट्रैफिक कम होगा तो भी प्रोडक्टिविटी बनती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट हमारी ले सकती है, बाहर के देशों से सीख सकती है और हम इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें इंप्रूव नहीं होती तो भाई हम स्ट्रगल कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी स्ट्रगल करते रहेंगे। टैक्स देना अच्छा है, टैक्स देना चाहिए, बट उसके बदले जो वैल्यू मिले, जैसे हॉस्पिटल अच्छे मिले, स्कूल्स अच्छे मिले, सेफ्टी अच्छी हो, इंश्योरेंस मिले, लोग सेफ फील करें, ये सब होता है ना तो टैक्स देने में मजा आता है। अगर ये कुछ भी नहीं है फिर भी आप टैक्स हाई ले रहे हो तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो ये मेन गुस्सा है मेरा ये गुस्सा नहीं, टैक्स ले लो यार, टैक्स ले लो, मैं इस देश का वासी हूं, मैं देना चाहता हूं टैक्स, लेकिन उसके बदले वैल्यू तो दो, सेफ्टी तो दो, जो मिसिंग है इस समय पे, गुंडागर्दी चल रही है यार इस समय पे, तो वो चीज सही होनी चाहिए। सर क्वांट म्यूचुअल फंड का क्या लगता है आपको कि क्वांट म्यूचुअल फंड रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सर देखो, सबसे पहले आप क्वांट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को समझो। रिलायंस और जियो है सबसे बड़ी होल्डिंग इनकी। अब जो रिलायंस और जियो है ये जब तक नहीं चलेंगे, जब तक चीजें थोड़ी सी सही नहीं होती क्रूड ऑयल के लेवल पे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, $93-97 पर बैरल के हिसाब से चल रहा है, तो बहुत एक्सपेंसिव ऑयल है। रिलायंस जो है वो रिफाइनरी का काम करती है इंडिया के अंदर, तो उसका इनपुट कॉस्ट बढ़ चुका है बिकॉज जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, जिस वजह से रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। अगर आप कभी जो रिलायंस है उसकी इनकम देखोगे तो वहां पे आपको साफ पता चलेगा, जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत पैसा कमाती थी, अब रिलायंस रिटेल और जियो उसके अंदर टेक ओवर कर रहे हैं धीरे धीरे, तो जिस वजह से रिलायंस का शेयर गिर रहा है। जैसे ही ये चीजें थोड़ी सी सेटल डाउन होंगी, इंटरेस्ट रेट कट होंगे, क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे और लड़ाई झगड़े कम होंगे, रिलायंस चलना शुरू करेगा। जो रिलायंस चलना वापस से शुरू करेगा तो क्वांट पैसा बनाएगा, लेकिन जब तक रिलायंस और जियो नहीं चलेंगे तो क्वांट फंसा करके रखेगा आपको, क्योंकि 20% की होल्डिंग है क्वांट म्यूचुअल फंड में। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछोगे, अगर किसी का 5 साल का टेन्योर है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई लोगों का पैसा बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा, तो आपको स्विच कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है ये। क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड अभी आपको फंसा करके रखेगा। क्वांट म्यूचुअल फंड में इन शॉर्ट रन मुझे एक्चुअली कुछ होता हुआ मेजर नहीं दिखता, लेकिन इन लॉन्ग रन पोर्टफोलियो काफी अट्रैक्टिव है। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ये दोबारा से कर रहे हैं, शायद जिस चीज में आलसी हो गए थे, जो इनका की पॉइंट था वही ये भूल गए थे, तो मेरे ख्याल से अच्छा काम करेगा ये ना लॉन्ग रन, राइट। तो क्वांट म्यूचुअल फंड के हिसाब से मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगती। शॉर्ट टर्म में तो फॉर श्योर प्रॉब्लम है क्वांट म्यूचुअल फंड में, उसमें तो डिनाई नहीं किया जा सकता सर। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।